हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूँ आपकी ज़ूलॉजी टीचर। लास्ट क्लास में यार हम लोगों ने क्या किया था, हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं किसके, इवोल्यूशन के, है ना। जिसमें हम लोगों ने कुछ थ्योरीज पढ़ ली है, ठीक है, कैसे अर्थ बना, कब अर्थ बना, ठीक है, यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, और हम लोगों ने ये सब कुछ क्या कर लिया है, पढ़ लिया है ना। हमने एक पूरा मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ओरिजिनेशन देख ली कि कब कौन बना, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, यूबायोन्ट्स बने, प्रोकैरियोट्स बने और यूकैरियोट्स बने। तो हम लोगों ने ये सब देख चुके हैं, हम लोग, है ना, कर चुके हैं हम लोग ये सब। आज हम लोग एक थ्योरी है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स की थ्योरी है, जो दी थी किसने, डार्विन जी ने। अब डार्विन जी का नाम यार सबने सुना है, अगर तुम पढ़ रहे हो तो डार्विन जी से वंचित नहीं रह सकते, है ना। इन्होंने बहुत काम करा है, ठीक है। अब एक तो आज हम इस लेक्चर में ये करने वाले हैं, डार्विन जी की थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ी सी नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग एक और जो पार्ट करेंगे, एविडेंसेस, यार हम लोग थोड़ा सा ना शुरू कर देंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा शुरू कर देंगे ताकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा भी ना हो, क्योंकि बड़ा होगा तो आपको देखने में आफत आती है ना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं किसकी, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स की। इन्होंने क्या, ये क्या है, एक तरह की थ्योरी है। अब इसको थ्योरी की तरह मत लेना, थ्योरी की तरह लोगे तो क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। बोर नहीं होना है इवोल्यूशन में, है ना। इवोल्यूशन में बोर होए तो चैप्टर गया, है ना, पढ़ोगे ही नहीं फिर। और छोड़ना हमने कुछ नहीं है, हमने क्या करना है, हमने करनी है पढ़ाई। अब देखो यार हुआ क्या है, जो चार्ल्स डार्विन जी थे ना, वो क्या थे, एक नेचुरलिस्ट थे, है ना। चार्ल्स डार्विन एक नेचुरलिस्ट थे, जो क्या करे थे, एक सी वॉयज पे निकले थे। किस पे निकले थे, सी वॉयज पे निकले थे। और उन्होंने क्या किया था यार, मतलब घूमने निकले थे, है ना। घूमने ऐसे नहीं, काम के लिए घूमने निकलते हैं, पापा जाते हैं ना काम के लिए, ऑफिस के काम के लिए, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, वैसे ही क्या करे था इन लोगों ने, ये क्या करे थे, घूमने के लिए निकले थे, ठीक है। अब जो चार्ल्स डार्विन जी थे, जब ये घूम रहे थे, है ना, ये क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, तो किस पे, एक आइलैंड, गैलापेगोस आइलैंड, गैलापेगोस, है ना। मैंने बोला है ना, सारे अच्छे अच्छे नाम आपको यहीं मिल जाएंगे। तो एक आइलैंड था गैलापेगोस आइलैंड। तो देखो वो सी आइलैंड घूमने गए हैं, तो सी क्या है, सी वॉयज, है ना, रास्ते से गए हैं, सी है तो शिप से गए होंगे। तो उनकी जो शिप थी यार, उनका उस शिप का नाम था HMS बीगल, है ना। उस शिप से वो क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। अब तुम क्या करते हो, तुम घूमने जाते हो, है ना, तुम्हें क्या मतलब है, बस फोटो खिंचा लो यार, खाना खा लो बस। लेकिन जब वो, क्योंकि काम से गए थे, एक नेचुरलिस्ट थे, तो जब वो घूमने गए थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अलग अलग स्पीशीज़ देखी, है ना। हम लोग यहाँ हैं, अगर मान लो आप दिल्ली में हो तो आपको अलग चीज़ें दिखेंगी, आप साउथ की तरफ जाओगे तो उधर का माहौल बिल्कुल अलग दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस आती रहती है, जैसे जैसे हम लोग कहीं से कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सेम वो जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ देखी, है ना, बहुत सारे अलग अलग जीव जंतु प्राणी उन्होंने देखे। और उनको देखने के बाद उनके पास क्या आया, कुछ कुछ बातें उन्होंने क्या करी, टेल करी, कुछ कुछ बातें उन्होंने टेल करी, कुछ कुछ बातें उन्होंने सोची, कुछ कुछ बातें उन्होंने फिर एट द एंड कंक्लूड करी, ठीक है। गए किस काम के लिए थे, इसी काम के लिए गए थे, जो आइलैंड्स थे वहाँ पे, उनके वास्ट, मतलब एक आइलैंड है यार, उस पर बहुत सारा फ्लोरा और फौना है, दूसरे आइलैंड पे बहुत सारा फ्लोरा और फौना है। तो वो इसी फ्लोरा और फौना को क्या करने गए थे, पढ़ने गए थे, उनके बारे में जानकारी निकालने गए थे, कैसे हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब जानने गए थे, ठीक है। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे, अलग अलग आइलैंड्स पे उन्होंने ये सारा काम करने गए थे। तो उन्होंने तो अपना काम किया है, क्या तुम अपना काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ो, नहीं पढ़ रहे तो पढ़ो भाई, पढ़ो। सितंबर आ गया है, बोर्ड भी पास है और नीट भी पास है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ यार, उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने इतनी सारी स्पीशीज देखी, उन्होंने क्या कहा, ही सेड, उन्होंने टेल किया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक है,
है ना। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक है, और कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उनकी एक अपीयरेंस अलग है, उनका बिहेवियर अलग है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन है ना, ह्यूमन है यार, हमारी अपीयरेंस क्या है, हमारे पास दो फोर लिम्स हैं, दो हाइंड लिम्स हैं, ठीक है, हम लोग दो पैरों पे चलते हैं, वहीं पर बंदर है ना, बंदर की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, उनको चारों चीज़ चाहिए, हाथ और पैर दोनों चाहिए, किसके लिए, चारों लिम्स चाहिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाए। ये हो गई क्या, अपीयरेंस फीचर जो हमारे बीच में अलग है। वहीं पर अगर आप देखोगे हरकतें, है ना, हम लोग थोड़े वेल सोफिस्टिकेटेड, क्या बोल रहे हो मैम, नहीं है, हरकतें बंदरों वाली है, ये मैं लास्ट लेक्चर में भी बोल चुकी हूँ कि तुम्हारी हरकतें हैं बंदरों वाली, बट इन जनरल बात कर लेते हैं, तुम्हारी बात ना करते हुए इन जनरल बात कर लेते हैं कि उनका बिहेवियर, एक ह्यूमन का, एक मंकी का बिहेवियर इज डिफरेंट, ठीक है। तो पहली चीज उन्होंने क्या करी, पहली चीज डार्विन जी ने बताई कि यार हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक से उनका मतलब क्या था कि बिहेवियर अलग अलग है और क्या है, अपीयरेंस भी अलग अलग है। ठीक है यार, ये तो हमें दिखता भी है, हमें समझ भी आता है। और इन्होंने क्या कहा कि हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी अलग अलग अपीयरेंस है, अलग अलग वो दिख रहे हैं, अलग अलग वो बिहेव कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिमिलैरिटी शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि मंकीज क्या थे, एंसेस्टर्स थे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्होंने क्या करा था, हमारे और उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज थी, ठीक है। अब वो सिमिलैरिटीज कैसी हो सकती है, या तो बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है या बिहेवियर हो सकता है। बॉडी स्ट्रक्चर देखो कुछ डिफरेंस है ना, बिहेवियर में भी कुछ डिफरेंस है, सेम नहीं है यार, तुम लोग नहीं हो यार बंदर यार, है ना। तो क्या है यार, बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ सकता है, सिमिलैरिटीज आ सकती हैं, या बिहेवियर में सिमिलैरिटीज आ सकती हैं, करेक्ट है। अब उन्होंने जो दो बातें कही वो थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर बोलोगे मैम ने नोट्स नहीं बनवाए, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो चार्ल्स डार्विन जी थे, नाम मत भूलना, मतलब ये तो वो हो गया, नाम तो सुना होगा वाला सीन है, ये चार्ल्स डार्विन भूलना नहीं है। जो चार्ल्स डार्विन थे यार, ये क्या करने निकले थे, ये निकले थे यार सी वॉयज पे, ठीक है। ये क्या निकले थे, किसके लिए निकले थे, सी वॉयज पे निकले थे। सी वॉयज यानी कि ये क्या करने गए थे, टहलने घूमने निकले थे, लेकिन काम के लिए घूमने गए थे, है ना, वर्क ट्रिप थी ये इनकी। वर्क ट्रिप पे किससे गए थे, एक शिप से गए थे जिसका नाम था HMS बीगल, ठीक है। शिप का नाम नहीं भूलना है, हाँ, इतनी डिटेल्स भी याद रखनी है, लिखवाई जा रही है यानी कि इंपॉर्टेंट है, बोली जा रही है यानी कि इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये चार्ल्स डार्विन जी सी वॉयज पे निकले थे, किससे, एक शिप से, HMS बीगल उस शिप का नाम है। वो करने क्या गए थे, चार्ल्स डार्विन जी करने गए थे, ही वेंट टू स्टडी फ्लोरा एंड फौना ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स, ठीक है। ये करने क्या गए थे, ये एक नेचुरलिस्ट थे, तो ये क्या करने जाएंगे यार, ये करने गए थे फ्लोरा और फौना को स्टडी करने गए थे, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे कैसे कैसे फ्लोरा और फौना इनको मिलते हैं, ठीक है। जब ये उस ट्रिप पे थे, है ना, जब ये उस ट्रिप पे थे, तुम्हारी तरह फोटोज ना लेते हुए ये कम काम कर रहे थे, क्योंकि तुम तो आगे जाके वर्क ट्रिप को भी घूमने वाली ट्रिप में तब्दील कर दोगे, है ना, जैसे स्कूल की पिकनिक्स को कर देते हो, है ना, कहीं एजुकेशनल ट्रिप लेके जा रहे हैं तो उसको भी आप घूमने वाली ट्रिप में कर देते हो, ठीक है। अब क्या हुआ यार, इन्होंने क्या कहा, डार्विन जी ने टेल करा, ही सेड दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म has its own characteristic,
ठीक है, इन्होंने बोला कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी एक क्या है, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसको कर लो डब्बे में, यानी कि इसको कर लो यार हाईलाइट। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। पहली बात उन्होंने ये बोली। अब कैरेक्टरिस्टिक से क्या रेफर कर रहे थे यार, ये कैरेक्टरिस्टिक से रेफर कर रहे थे ये किस चीज को, अपीयरेंस को और बिहेवियर को। ठीक है, किस चीज को, अपीयरेंस को और बिहेवियर को। ठीक है, अब ये चीज थी जो उन्होंने सबसे पहले बोली। फिर उन्होंने यार एक और चीज बोली है ना, बहुत बहुत सारी चीजें बताई। फिर इन्होंने क्या बोला यार कि हर जो डिफरेंट लुकिंग ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया तुम और बंदर, है ना, जो डिफरेंट लुकिंग ऑर्गेनिज्म है और डिफरेंटली बिहेविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पे सिमिलैरिटी जरूर शेयर करी होगी, है ना, सिमिलैरिटी शेयर करी होगी। ठीक है, सिमिलैरिटीज से फिर उनका क्या मतलब था, शेयर करने वाली सिमिलैरिटीज का, या तो बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सिमिलर है या उनका बिहेवियर सिमिलर है। ठीक है, तो उन्होंने दूसरी चीज क्या बोली, डिफरेंट, he also said, इन्होंने also टेल किया that different looking and behaving living organisms has shared similarities। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो डिफरेंटली लुकिंग ऑर्गेनिजम्स थे या डिफरेंटली बिहेविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने कभी ना कभी, किसी ना किसी पॉइंट पे सिमिलैरिटी जरूर शेयर करी होगी यार। और इधर पर भी सिमिलैरिटी से क्या मतलब था, इधर पर सिमिलैरिटी से मतलब था कि या तो बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ठीक है, या फिर बात कर रहे थे किस चीज की, बात कर रहे थे बच्चों आपके बिहेवियर की, है ना। ठीक है, अब देखो बंदरों का बिहेवियर भी देखो, तुमने वीडियोस देखी होंगी ना यार, कि मस्त कोको कोला पीते हुए ऐसे छीन के कोको कोला ले जाएंगे, फिर बढ़िया पियेंगे, चश्मा लगा के बैठे हैं। तो क्या है, थोड़ी बहुत तो टेंडेंसी सेम है ना, टेंडेंसी क्या है, थोड़ी बहुत तो सेम है। ठीक है, अब इतना सब कुछ देख के, इतना सब कुछ बोल के उन्होंने कुछ कंक्लूजन दी, है ना, अंतिम वचन उन्होंने कुछ दिए। उनके अंतिम वचन नहीं थे, इस थ्योरी के अंतिम वचन थे, इस घूमने फिरने के अंतिम वचन थे। ठीक है, इन्होंने क्या दी, कुछ कंक्लूजन दी। ठीक है, कंक्लूजन यानी कि सब कुछ पढ़ के, लिख के इन्होंने क्या बताई, कुछ एंड में बातें बताई। ठीक है, पढ़ के, लिख के क्या बताई, कुछ बातें बताई हैं यार, थोड़ा सा अब वो भी देख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको, टाइम दे दिया करो यार, पता है ना मैम को डब्बे बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, चलो, अब इन्होंने जो पढ़ा, जो लिखा, जो समझा, है ना, उसके बेसिस पे कंक्लूजन दी। कंक्लूजन में इन्होंने क्या बताया कि जितने भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है, यानी कि जो अभी लाइफ फॉर्म्स आपको दिख जाते हैं, या जो लाइफ फॉर्म्स क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं, है ना, जितने भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं या थी, वो सब क्या हैं, वो सब शेयर करती हैं सिमिलैरिटीज, है ना। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं या थे, यानी कि जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उन सब में किसी ना किसी तरह की क्या थी, सिमिलैरिटी थी। अगर वो सिमिलैरिटी, है ना, अगर वो सिमिलैरिटी क्या थी, मतलब उन सिमिलैरिटीज की कोई लिमिट है ना, किसी हद तक वो सिमिलैरिटीज हो रही है। फॉर एग्जांपल, तुम में और मेरे में सिमिलैरिटीज है, तुम में और मेरे में नहीं, मतलब मुझ में और किसी और स्पीशीज में 3-3 सिमिलैरिटीज है, किसी में 4 है,
तो जिसकी सिमिलैरिटी ज्यादा थी, है ना, जिसकी सिमिलैरिटी ज्यादा थी वो कभी ना कभी उनके क्या रहे होंगे, कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे। जिन दो स्पीशीज में, जिन दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या थी, सिमिलैरिटीज ज्यादा थी, मतलब एक वेरिंग डिग्री होती है ना, वेरिंग डिग्री होती है, जिन मतलब सिमिलैरिटीज क्या थी, ज्यादा थी। उन्होंने क्या बोला, इन दो ऑर्गेनिजम्स के पक्का कभी ना कभी सिमिलर मतलब कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे। यानी कि एक एंसेस्टर ए था, उससे कुछ स्पीशीज आई, बी आई, सी आई, फिर इससे कुछ स्पीशीज आई, इससे 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 इससे। तो अब जो ये स्पीशीज आएगी, इसकी सिमिलैरिटीज और इधर पर कोई सिमिलैरिटीज थी जो क्या थी यार, थोड़ी सी सिमिलर थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कभी ना कभी इनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है। किसी ना किसी लिमिट तक इनका क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर हो सकता है, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं यार, ऐसे तो तुम्हें नहीं समझ आएगा। इन्होंने क्या कहा यार, इन्होंने कंक्लूड करा कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, इन्होंने कंक्लूड करा कि all the existing life forms share similarities, ठीक है, which means, है ना, जिसके वजह से क्या पता चला कि they had a common ancestor, they had a common ancestor at certain period। किसी एक पीरियड में यार इनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, और ये सिमिलैरिटीज क्या, कुछ वेरिंग डिग्री से हम लोग जज कर रहे थे, ठीक है, कुछ हद तक देख रहे थे, ठीक है, क्लियर है। इन्होंने बोला कि जितनी भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म थी या एक्सटिंक्ट जो थी, जो है, उन सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज थी, यानी कि उनके कभी ना कभी कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे, ठीक है। फिर उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, है ना, राज की बात है, किसी को मत बताना तुम लोग, है ना, सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है, सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। सीक्रेट क्या है, सीक्रेट ये है कि जितनी सिमिलैरिटीज थी उतने ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थे। हमसे सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड कौन है, आपके चिंपैंजीज, है ना, सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है यार हमसे। तो इन्होंने क्या कहा, जितनी सिमिलैरिटीज उतने ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे। मोर सिमिलैरिटीज मोर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज उतनी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड। दूसरी चीज उन्होंने बात कही कि जितने ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं उतनी ज्यादा क्या होगी, बताओ, अगर वो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं तो क्या होगी, यानी कि उन्होंने बहुत रीसेंट में, क्या है, रीसेंट में कॉमन एंसेस्टर क्या करा है, शेयर करा है। मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल कि मुझ में, मतलब हम लोगों में और बंदरों में क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, मान लो, है ना। तो यानी कि हम लोगों ने क्या करा है, बहुत रिसेंटली, ये सब मैं बस बता रही हूँ, समझाने के लिए बोल रही हूँ कि हम में और बंदरों में क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, यानी कि हम लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, यानी कि हम लोगों ने बहुत रीसेंट टाइम में एक कॉमन एंसेस्टर को शेयर करा है। वहीं पर अगर
क्या है, अगर मुझ में और बंदरों में बहुत कम सिमिलैरिटीज होती है ना, बहुत कम सिमिलैरिटीज होती, यानी कि हम दोनों ने कॉमन एंसेस्टर तो शेयर करा है, क्योंकि डार्विन ने यही बोला है कि कॉमन एंसेस्टर शेयर हुए हैं, लेकिन वो कॉमन एंसेस्टर बहुत पुराने समय में शेयर किया गया होगा। पुराने समय यानी कि बहुत 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 साल पहले शेयर किया होगा। लेकिन अगर हम लोग बहुत ज्यादा सिमिलर है, यानी कि बिल्कुल रीसेंट टाइम में हमने कॉमन एंसेस्टर शेयर करा है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, चलो लिख लेते हैं। इन्होंने बोला कि मोर सिमिलैरिटीज यानी मोर क्लोजली रिलेटेड, मोर क्लोजली रिलेटेड यानी कि मोर रिसेंटली दे हैव शेयर्ड द एंसेस्टर, मोर क्लोजली रिलेटेड recently रिसेंटली की स्पेलिंग देख लो यार, रिसेंटली दे शेयर्ड कॉमन एंसेस्टर्स। ये दोनों से स्टेटमेंट आई होप आपको समझ आ गई हो, है ना। क्या बोला गया है, जितनी सिमिलैरिटीज हैं यार, उस सिमिलैरिटीज, अगर सिमिलैरिटीज ज्यादा है यानी कि बहुत क्लोज हो, है ना। ऐसे ही होता है ना कि अगर दो लोगों में बहुत ज्यादा अच्छी वाइब बनी हुई है ना, वाइब यानी कि अगर तुम्हारे इंटरेस्ट कॉमन है ना, और क्या है, आदतें सेम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक दूसरे क्या है पसंद है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या आप उन्हीं को फ्रेंड्स बनाते हो, यार इससे मेरी वाइब मैच कर रही है ना। तो यहां पर भी वही सीन है, अगर सिमिलैरिटी ज्यादा है यानी वो ज्यादा ही क्लोजली रिलेटेड होंगे, और जितने ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, अगर ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है यानी कि उन्होंने बहुत रीसेंट टाइम में कॉमन एंसेस्टर शेयर किया होगा। अगर कम रिलेटेड है तो क्या है, एंसेस्टर जरूर शेयर करा है लेकिन बहुत टाइम बाद। अभी लिखवा देती हूं मैं, वो भी लिखवा देती हूँ, पहले तो तुम ये डब्बे में डाल लो यार। क्या बोल रहे हो मैम, सब कुछ डब्बे में डलवाओगे? हाँ, तुम पढ़ते नहीं हो तो कम से कम इंपॉर्टेंट समझ के ये पढ़ लोगे, ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने ये दो स्टेटमेंट दे दी। अब इन्होंने क्या बोला, अगर बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है यानी कि बहुत रीसेंट में उन्होंने कॉमन एंसेस्टर शेयर करे हैं, तो यानी कि वो सेम इपोक में, सेम पीरियड में या सेम एरा में होंगे। क्या बोला, अगर रिसेंटली शेयर करे हैं कॉमन एंसेस्टर, तो इसका मतलब है, रिसेंट वाला अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब क्या है कि सेम इपोक, सेम इपोक, सेम पीरियड या सेम एरा में हो सकते हैं, है ना। ये क्या रहे होंगे, सेम इपोक में रहे होंगे। अगर बहुत रिसेंटली शेयर करे हैं तो सेम इपोक में हो सकते हैं, सेम पीरियड में या सेम एरा में, यानी कि देखो इस सदी में होंगे, फिर ठीक है 10वीं सदी में होंगे, 11वीं सदी में होंगे, तो 100th सेंचुरी में होंगे। मतलब ये सारी क्या चीज़ है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, इपोक, पीरियड, एरा, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये कौन सा केस है, अगर रीसेंट हिस्ट्री की बात है ना, अगर रीसेंट हिस्ट्री में इन्होंने क्या करा है, कॉमन एंसेस्टर शेयर करा है। वहीं पर अगर इन्होंने कॉमन एंसेस्टर डिस्टेंट हिस्ट्री में शेयर करा है, यानी कि पुराने पुराने जमाने में कहीं पर इन्होंने क्या करा है, कॉमन एंसेस्टर शेयर करा है, इसका मतलब क्या होगा कि उनका एरा डिफरेंट होगा, उनका इपोक डिफरेंट होगा, उनका पीरियड क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। वो किसकी बात हुई, रीसेंट हिस्ट्री की बात हुई। अगर दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज ये हो गई बच्चों कि अगर डिस्टेंट हिस्ट्री की बात करें, डिस्टेंट हिस्ट्री की बात करें तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंट एरा में पैदा हुए होंगे या प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट इपोक में प्रेजेंट होंगे और डिफरेंट पीरियड में प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि बहुत पुराने समय में कभी क्या होगा, इनमें सिमिलैरिटीज रही होंगी, सिमिलैरिटीज बहुत पुराने समय में रही होगी, है ना। तो क्या है, डिस्टेंट हिस्ट्री। क्लियर है, क्लियर है बालको? क्लियर नहीं है यार तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से समझा दूंगी, ठीक है।
ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हमने यहाँ पर क्या बात कर ली कि डार्विन जी ने क्या क्या कहा, क्या क्या कंक्लूड करा। अब इसके अलावा डार्विन जी ने और एक चीज टेल करी थी, ठीक है, इसके अलावा डार्विन जी ने और एक चीज क्या करी थी, टेल करी थी। उन्होंने बताया था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, है ना, बहुत सुना होगा, है ना, बहुत सुना होगा ये वर्ड, इस वर्ड के बिना तो काम ही नहीं चलता, है ना। तो क्या बताया था इन्होंने बताया था यार नेचुरल, इन्होंने बताया था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी, जैसे नेचुरल सिलेक्शन हो गया, इसके अलावा हम एक और टर्म यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आपको ये चीज़ क्या करनी है, समझ लेनी है, क्योंकि आगे ये टर्म्स क्या होंगे, यूज़ होंगे, फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। जब आगे हम लोग बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, ठीक है। डार्विन जी ने पीछे क्या बताया कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स बताई। इसके अलावा और क्या बताया गया, इन्होंने एक और चीज़ टेल करी थी, डार्विन जी ने एक और चीज़ टेल करी थी, एक और चीज़ के बारे में टॉकिंग करी थी। टॉकिंग यानी कि उन्होंने एक और चीज़ के बारे में क्या किया था, बताया था। अब उन्होंने क्या बताया था, किस चीज़ के बारे में बात करी थी, उन्होंने बात करी थी डिफरेंसेस और वेरिएशंस के बारे में बात करी थी। उन्होंने क्या किया था, इन्होंने बात करी थी डिफरेंसेस और वेरिएशंस के बारे में इन्होंने बात करी थी, ठीक है। डिफरेंस के बारे में बात करी थी, वेरिएशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा रिप्रोडक्शन में, कि थोड़े बहुत जो चेंजेस आ जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। इन्होंने इनके बारे में बात करी थी, डिफरेंसेस और वेरिएशन के बारे में। अब जिसमें उन्होंने क्या करा था, जिसमें वो टेल कर रहे थे कि हर एक पॉपुलेशन का अपना खुद का क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। उन्होंने क्या बोला कि हर पॉपुलेशन की अपनी खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो दूसरी वाली पॉपुलेशन से अलग होता है। करेक्ट है, पॉपुलेशन जैसे अब देख लो यार, यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन है वो अलग है, दिखती अपीयरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। हमारी अब यही पॉपुलेशन ह्यूमंस ही हैं, हम भी ह्यूमंस हैं, हमारी पॉपुलेशन की चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस इज डिफरेंट। वहीं पर आपको वेरिएशन कहाँ मिल जाएगी, अपीयरेंस में डिफरेंसेस कहाँ मिल जाएंगे, अगर आप यूएसए में जाओगे यार उधर डिफरेंस है, अफ्रीका जाओगे उधर डिफरेंस आ जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि हर एक पॉपुलेशन का क्या है, अपनी खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो दूसरी पॉपुलेशन से क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला यार एवरी पॉपुलेशन हैज सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉपुलेशन, ठीक है। अब वो पॉपुलेशन यार सेम स्पीशीज की भी हो सकती है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया ह्यूमंस का, हम यहाँ अलग तरह से दिखते हैं, वहाँ पर वो लोग अलग तरह से दिखते हैं, तो एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो चीज़ें अलग हैं, ठीक है। अब नेचुरल सिलेक्शन में जब हम लोग बात करते हैं यार, यहाँ पर ना वो नहीं चल रहा आजकल गॉड्स फेवरेट वाला मीम चल रहा है कि तुम गॉड्स फेवरेट हो, ये है, ये अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम गॉड्स फेवरेट हो, और पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पर कंसेप्ट गॉड्स फेवरेट होने का नहीं है, यहाँ पर कंसेप्ट होना है, अगर हम नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंसेप्ट है नेचर के फेवरेट होने का, है ना। यहाँ पर क्या है कंसेप्ट, नेचर का फेवरेट होना है, उसको हम लोग बोल रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचर का फेवरेट कैसे होना है, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ना, डिस्कस कर लेते हैं। तो होता क्या है, मान लो कि
यहाँ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लो यहाँ पर जहाँ पर अभी मैं हूँ यहाँ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए चैलेंजेस क्या है, सेम है। उन सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए चैलेंजेस क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल यार, अभी क्या करोगे, बोर्ड्स में बैठोगे, नीट में बैठोगे, है ना, नीट का पेपर दोगे। अब जब तुम यार नीट का पेपर दोगे तो उन सारे बच्चे, है ना, 22-23 लाख बच्चा जो नीट का पेपर दे रहा है, उनके लिए सेम चैलेंजेस है, सारे चैलेंजेस सेम है। उन्हें भी फिजिक्स पढ़नी है, उन्हें भी केमिस्ट्री पढ़नी है, जोलॉजी पढ़नी है, बॉटनी पढ़नी है, ठीक है। अब इन सारे बच्चों के लिए चैलेंजेस सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है ना, कंडीशंस भी सेम है। अब लेकिन कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा, कुछ का नहीं होगा, है ना, कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा, कुछ बच्चों का नहीं होगा। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने उन सारी कंडीशंस का, उन सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया। यानी कि वो उन कंडीशंस में सरवाइव कर पाए, वो उन सारी प्रॉब्लम्स से ओवरकम कर पाए, तब उनका हुआ है सिलेक्शन। यानी कि क्या रहे, उन्होंने सारा सिलेबस टाइम पे कवर करा, रिवीजन करने के बाद नोट्स पढ़े, नोट्स बनाए और कंसिस्टेंसी मेंटेन करी। करेक्ट है, उन्होंने ये सारा काम करा और वो इन डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या कर लिया, वो इस सरवाइव कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, रिजल्ट आया तो अब सीट मिलनी है ना, एमबीबीएस की सीट चाहिए ना, सीट मिलनी है तो सीट किसको मिलेगी, उसको मिलेगी जिसके नंबर आए हैं, जिसने वो सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए सरवाइव करा है और बहुत अच्छे से सरवाइव करा है। करेक्ट है, उसको क्या मिल जाएगी यार, उसको मिल जाएगी एमबीबीएस की सीट। जिस बच्चे ने वो प्रॉब्लम्स अच्छे से नहीं करी है ना, उनका सामना नहीं कर पाया है ना, वो अच्छे से पढ़ा नहीं, उसने क्या करी, मटर गश्ती करी, कोई करते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ यार, उसको तो एमबीबीएस सिलेक्ट नहीं करेगी, है ना, उसको तो सीट नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी सेम चीज होती है कि एक जगह पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके पास क्या है, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है, सेम चैलेंजेस है ना। फूड का चैलेंज, फूड स्कैरसिटी आ गई है, ड्रॉट आ गया है और बहुत सारी डिजीजेस हो गई, मान लो बहुत सारी चीजें हो रही है ना, आपदा हो रही है, आपदा आ रही है। अब इस आपदा में क्या हुआ, सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ऐसी चीजें थी जो उन्होंने क्या करी, जिसके वजह से वो उन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाए। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास क्या था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसके वजह से वो क्या कर पाए, इस सारी प्रॉब्लम से अपने आप को ओवरकम कर पाए। ठीक है, अब कुछ नहीं कर पाए, अब जो कर पाए सेम, अब जिनको एमबीबीएस सीट मिली है ना, इसका मतलब है उन्हें क्या करा गया है, उन्हें सिलेक्ट करा गया है। सीट में आपको कॉलेज ने सिलेक्ट करा है यार, और यहां पर आपको नेचर ने सिलेक्ट करा है। ठीक है, क्लियर है यार। तो हुआ क्या कि एक पॉपुलेशन थी जिसके लिए सेम चैलेंजेस थे सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या कर पाए, उन सारी कंडीशंस में सरवाइव कर लिया है ना, उनके पास कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसके वजह से उन्होंने सरवाइव कर लिया। कुछ ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाए। अब जो सरवाइव नहीं कर पाए हैं यार, वो तो सिलेक्ट नहीं होंगे। सिलेक्ट कौन होंगे, जिन्होंने सरवाइव कर लिया है। तो इसको हम लोग कहते हैं, नेचर ने किसको सिलेक्ट करा है, जो सरवाइव कर पाए, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जब नेचर खुद क्या कर रही है, सिलेक्ट कर रही है। ठीक है, नेचर क्या कर रहा है, खुद सिलेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई ये इस जगह पर रह पाएगा। एक तो ये एमबीबीएस वाला एग्जाम्पल हो गया जो रिलेटेबल है ना, बहुत ज्यादा रिलेटेबल है तुम लोगों के लिए। दूसरा क्या है, तुम्हें पोलर बियर के साथ छोड़ दूं, है ना, तुम्हें लेके जाऊं कि चलो घुमाने लेके जा रही हूँ, अब तुम्हें जाके लेके जाके कहाँ छोड़ दूं, पोलर बियर के पास। पोलर बियर के पास वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यार, जिसमें वो क्या कर लेगा, वो सरवाइव कर लेगा। पोलर बियर के पास वो सारी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें वो उस ठंड में सरवाइव कर रहा है। तुम्हारे पास है नक्को रे बाबा, तुम्हारे पास नहीं है, तो वहां पर तुम अडेप्ट नहीं कर पाओगे। कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, हो गए, बीमार हो जाओगे, फिर तुम्हें वहां से उठा के लेके आना पड़ेगा। तो हर ऑर्गेनिज्म तुम देखोगे डिफरेंट
एनवायरनमेंट में अपने आप को अडाप्ट कर चुका है। थोड़ी सी भी चेंजेस, घूमने चले जाओ, है ना, मनाली चले जाओ, मसूरी चले जाओ, घूमने चले जाओ, वहां पर क्या होगी, ठंड पड़ रही है तो बीमार हो जाओगे, हाथ फूल जाएंगे, ज्यादा ठंड होगी तो, है ना, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये क्या है, एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन है। तो एक बार लिख लेते हैं यहां पर क्या क्या हुआ है। यहां पर सबसे पहले क्या हुआ यार, सेम चैलेंजेस वर गिवन टू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेम चैलेंजेस किसको मिले, ऑर्गेनिजम्स को मिले। अब जब ऑर्गेनिजम्स को चैलेंजेस मिले यार, उन्होंने क्या करा, क्या चैलेंजेस थे वो भी लिख लेती हूं। क्या हो गई, मान लो फूड स्कैरसिटी हो गई, फूड स्कैरसिटी हो गई, ठीक है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो गई, है ना, मतलब पूरी आपदा वाले केसेस हो गए। अब जब ये सब हो गए तो क्या हुआ, सम ऑर्गेनिज्म हैव कैरेक्टरिस्टिक्स टू सर्वाइव while some don't have it. Some organisms have characteristic to survive while some don't have. ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया कि उन ऑर्गेनिजम्स को क्या किया है, उन ऑर्गेनिज्म को नेचर ने सिलेक्ट करा है। सो दीज ऑर्गेनिज्म जिन्हों जो सरवाइव कर चुके हैं, जो सरवाइव कर पाए हैं, उनको क्या करा है, उनको दे आर सिलेक्टेड बाय नेचर। ठीक है, और इसी को कहते हैं क्या, जब किसी ने कुछ कंडीशंस में, कुछ प्रॉब्लमैटिक कंडीशन में क्या करा है, सरवाइव कर लिया है, उसी चीज को क्या बोला जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, यानी कि वो जो ऑर्गेनिज्म था यार, वो इतना फिट था कि क्या हो गया, वो क्या कर पाया यार, वो सरवाइव कर पाया। ठीक है, वो क्या कर पाया, वो इन सारी कंडीशंस में सरवाइव कर पाया। ठीक है, क्लियर है। अब डार्विन जी ने क्या किया था, डार्विन जी ने किसके बारे में बात करी थी पता है, डार्विन जी ने रिप्रोडक्टिव फिटनेस की, या रिप्रोडक्टिव, मतलब उन्होंने बेसिकली बात ही किसकी करी थी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की। अभी बताऊंगी, पहले क्या आप लोग मुझे बताओगे, आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट क्लियर है? बताओ, सारा कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? क्या क्या हुआ, सब क्लियर है, आई होप है। ठीक है, अरे यार, ठीक है यार, ये जो चीज़ें बताई जा रही है ना, ये भूलनी नहीं है, है ना। आज जो पढ़ाया जा रहा है, आज क्या जो आपको कभी भी पढ़ाया जा रहा है, वो आपको भूलना नहीं है। भूलोगे तो क्या होगा, सर्वाइवल नहीं होगा, सर्वाइवल नहीं होगा यार, सीट कैसे मिलेगी, आपको तो करना है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी ताकि एमबीबीएस की सीट मिल सके। अब देखो यार, हुआ क्या, है ना, हुआ क्या कि जो डार्विन जी थे, उन्होंने पर्टिकुलरली किसके बारे में बात करी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करी। उन्होंने टेल किया कि वो ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, वो क्या है, वो बेस्ट है किसी भी जगह सरवाइव करने के लिए। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करी। उन्होंने टेल किया कि जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, वो क्या है, उसका वो बेटर सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो डार्विन particularly referred to reproductive fitness। ठीक है, उन्होंने पर्टिकुलरली रेफर किया किसको, रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में।
उन्होंने किसको बात की सबसे ज्यादा? रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बात करी। उन्होंने क्या बोला? ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस more number of offsprings have high survival rate। ठीक है, तो डार्विन जी ने नेचुरल सिलेक्शन के टाइम पे क्या किया था? पर्टिकुलरली किसके बारे में बात करी थी? रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बात करी थी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब डार्विन जी ने ये सब बोलने के बाद, है ना, इतना सब कुछ बोलने के बाद, इतना सब कुछ इंफॉर्मेशन देने के बाद, एंड में उन्होंने बोला, अंतिम में बोला कि क्या? कि दैट नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। उन्होंने बोला दिस नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, ये लाइन भूलनी नहीं है, भूलना आपको कुछ भी नहीं है। तो क्या बोला कि इन्होंने बोला यार, नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, अब सिर्फ डार्विन जी नहीं थे, है ना, जिन्होंने क्या किया? इस थ्योरी पे, मतलब इस नेचुरल सिलेक्शन पे बात करी थी। एक और साइंटिस्ट थे, एक और नेचुरलिस्ट थे, जिनका नाम था अल्फ्रेड वॉलेस। इन्होंने क्या किया था? ही वर्कड ऑन मलाय आर्कियोपोलोगो, है ना, ऐसा कुछ है। इन्होंने किस पे काम किया था? मलाय आर्कियोपोलोगो। सही बोला था यार मैंने? ठीक है, ही वर्कड ऑन मलाय आर्किपेलोगो। आर्किपेलोगो का मतलब होता है चेन ऑफ आइलैंड, है ना। उन्होंने उन चेन ऑफ आइलैंड पे क्या किया था? काम किया था। तो उन्होंने भी सेम चीज कंक्लूड करी थी कि नेचुरल सिलेक्शन के वजह से ही क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। तो किसने काम किया था? एक और काम हुआ था, किसने? अल्फ्रेड वॉलेस ने। और इन अल्फ्रेड जी ने क्या बोला था? ये अल्फ्रेड जी क्या कर रहे थे? ही वर्कड ऑन मलाय आर्किपेलोगो। ये क्या है? चेन या फिर क्लस्टर ऑफ आइलैंड। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने से ही कंक्लूडेड सेम थिंग। ही कंक्लूडेड सेम थिंग। ठीक है, याद रखनी है ये चीजें। ओके, अब हमने वो थ्योरी पढ़ ली है जो हमें पढ़नी थी, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं यार एविडेंसेस पे, है ना। अब हम लोग इतनी देर से यार प्रूफ की बात कर रहे हैं, मतलब इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन कानून बातें नहीं, प्रूफ मांगता है, सबूत चाहिए कानून को, है ना। तो उन सबूतों की, उन एविडेंसेस की बात कर लेते हैं यार। तो जो पहला एविडेंस फॉसिल्स के, मतलब जो पहला, मैंने पहले ही बता दिया यार एविडेंस क्या है, शिट। ठीक है, जो पहला एविडेंस जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इवोल्यूशन के लिए, जो पहला एविडेंस है दैट इज फॉसिल्स। बता दो यार, अब तो मैंने पहले ही बता दिया, बोल के भी गलत लिख रही हूं, टैलेंट ही इतना है। ठीक है, तो जो पहला एविडेंस था यार दैट वाज फॉसिल। ठीक है, आज हम लोग इकलौता ये एविडेंस करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के एविडेंसेस करेंगे। ठीक है, तो फॉसिल्स का क्या था? दीज मतलब कुछ स्पीशीज क्या हुई, कुछ स्पीशीज अभी हैं, कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है ना। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर जी। अब डायनासोर जी कभी हुआ करते थे, है ना, आज होते तो तुम नहीं होते, है ना, वो नहीं तो अपने मुंह से आग निकाल के भस्म। ठीक है, तो जो डायनासोर जी थे यार वो कभी हुआ करते थे, ये हमें कैसे पता चला,
है ना, सोचने वाली बात है। ये हमें कैसे पता चला? तो डायनासोर जी थे, ये हमें पता चला इन फॉसिल्स के वजह से। किसके वजह से? इन फॉसिल्स के वजह से हमें पता चला। ऐसा तो था नहीं कि किसी दिन किसी एक इंसान को सपना आया होगा, यार कभी इस दुनिया में क्या थे, डायनासोर नाम के प्राणी रहा करते थे। सपने पे नहीं चल रहा है ना, प्रूफ मांगता है। कानून को क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। तो इन्होंने कुछ स्पीशीज क्या हुई? स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुए। अब इनके बारे में, स्पीशीज के बारे में, एक्सटिंक्टेड स्पीशीज के बारे में हमें कैसे पता? इनके बारे में पता है, वी नो अबाउट देम बाय फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स को देख के हमें पता चला कि क्या है, कुछ ऐसे स्पीशीज भी इस दुनिया में, इस पूरे अर्थ में, इस जग में रहा करते थे। अब फॉसिल्स होते क्या हैं यार? ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉसिल्स ही नहीं पता है तुम लोगों को, कैसे काम चलेगा? फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स जब वो डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो क्या होता है, उनकी जो बॉडी है, दैट बॉडी डीकम्पोजेस। अब जब उनकी बॉडी यार डीकम्पोज होगी, डीकम्पोज होने का मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं खो जाएगी। बट कभी कभी क्या होता है, उनकी बॉडी का कोई पार्ट या उनकी पूरी बॉडी क्या हो जाती है, दैट बॉडी गेट्स प्रिजर्व्ड बाय नेचर। नेचर क्या कर लेता है? उनको प्रिजर्व करके रख लेता है। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स प्रिजर्व कर लेते हैं। तो उन पार्ट्स को जो प्रिजर्व करके रखे हुए हैं नेचर ने खुद, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फॉसिल्स क्या हैं? दीज आर दी प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब होता क्या है ये प्रिजर्वेशन? देखो, सोचो यार, कोई ऑर्गेनिज्म बहुत साल पहले मरा होगा, है ना, बहुत साल पहले क्या होगी, उसकी डेथ हुई होगी। तो क्या हुआ, ये नेचर, ये अर्थ की क्रस्ट है, मान लो, सब मान के चलना है यहाँ पे, है ना, ये अर्थ की क्रस्ट है। यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? मर गया। फिर कुछ टाइम बाद, अब ऐसा है तो है नहीं कि अर्थ के ऊपर और कोई लेयर नहीं जमेगी, क्या होगी, एक लेयर जम गई, फिर एक लेयर जम गई, फिर क्या हुआ, फिर एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मिल गया। ठीक है, फिर एक लेयर जम गई, एक लेयर जम गई, फिर क्या हुआ, फिर एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या हो गया, मिल गया, फिर एक लेयर जम गई। अब हमें इससे क्या पता चलता है? हमें इससे पता चलता है कि जितनी डीपर लेयर होगी, जितने डेप्थ में वो ऑर्गेनिज्म का फॉसिल हमें मिल रहा है, उतनी ज्यादा उस फॉसिल की एज होगी, यानी कि उतने पहले समय में वो फॉसिल आया होगा। वहीं पर जितनी ऊपर वाली लेयर है, यानी कि उसकी एज क्या रही होगी, मतलब अभी बहुत रीसेंट में, है ना, रीसेंट में क्या हुआ है, ये इनकी क्या हुई है, डेथ हुई है ना। तो जैसे वो नहीं मिलता सीआईडी वगैरह में मिलता है, एक लाश पड़ी हुई मिलती है 12-13 साल पहले, फिर कुछ लाश पड़ी हुई मिलती है 20-25 साल पहले। तो वो कैसे, लेयर्स का भी डिफरेंस आ रहा है, फिर उनको और उनकी बोन को क्या भी करते हैं, चेक भी करते हैं। तो इसके मतलब ये जो सुंदर सा डायग्राम मैंने बनाया है, टैलेंट है मेरा, तो इस सुंदर से डायग्राम से हमें पता चलता है कि जितनी डीपर लेयर होगी, जितनी डीपर लेयर होगी, उतनी ज्यादा इसकी एज होगी, एज, या फिर उतने साल पहले ये मरा होगा। और जितनी अपर लेयर होगी बच्चों, जितनी अपर लेयर होगी, उतनी कम इसकी एज होगी। एज यानी कि अभी कुछ टाइम पहले ही क्या हुई है, इनकी डेथ हुई है। ठीक है, अब ये कैसे पता चल रहा है, ये जो सेडिमेंटेशन हुए हैं, ये जो आंधी आ रही है, धूल आ रही है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बन रही है, ये क्या है, सेडिमेंट्री लेयर है। तो इन स्टडी ऑफ सेडिमेंट्री लेयर से हमें क्या पता चल रही है, इनकी एज पता चल जाती है। ठीक है, क्लियर है, इनकी क्या पता चल जाती है, एज पता चल जाती है।
क्लियर है। और सेडिमेंट्री लेयर से एक तो क्या पता चल रही है, यहां लिख देती हूं, स्टडी ऑफ सेडिमेंट्री लेयर से क्या पता चल रही है, एज पता चल रही है। दूसरी चीज क्या पता चल रही है, कौन से टाइम में हुआ करते थे, जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में भी पता लग रहा है, कौन से एरा में थे, कौन से पीरियड में, इसके बारे में भी हमें कुछ कुछ पता लग सकता है। ठीक है, ठीक है। इस फॉसिल से क्या पता चला, इस फॉसिल से हमें पता चला कि कुछ लाइफ फॉर्म्स कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही क्या थे, रिस्ट्रिक्टेड थे, जिसके वजह से अब न्यू लाइफ फॉर्म्स बने। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डायनासोर के बारे में बात करी, सोचो मैंने अभी क्या बोला कि अगर डायनासोर उस पीरियड में खत्म नहीं होते, उस पीरियड में एक्सटिंक्ट नहीं होते, तो तुम्हारा अभी एग्जिस्ट करना ना मुश्किल हो जाता। यानी कि उनका वहां पर खत्म होना, उनका वहां पर रिस्ट्रिक्ट होना जरूरी था, तभी क्या हुआ, तभी नए लाइफ फॉर्म्स अराइज हुए। करेक्ट है, ठीक है, समझ आया कि कुछ लाइफ फॉर्म्स क्या है, कुछ पीरियड तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, फिर आने वाले पीरियड में क्या होता है, तभी नए फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म्स अराइज होंगे, जब पुराने वाले क्या कर जाएंगे, एग्जिस्ट होंगे। कुछ लाइफ फॉर्म्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर अगर एक्सटिंक्ट नहीं होते, यार आप एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे होते, है ना, ऐसे पैरों के नीचे आ रहे होते अगर वो अभी भी होते। ठीक है, क्लियर है। तो अब ठीक है, एक और चीज आप इसमें लिख सकते हो यार, एक और चीज क्या लिख सकते हो कि इनसे ये जो आपकी मतलब हाँ, पहले तो ये आप लिख सकते हो कि ये किस तरह के एविडेंसेस है, दीज आर पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, दीज आर पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। एक बार स्पेलिंग्स देख लेना यार, है ना, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है मुझसे भी। ठीक है, अब इनका जब हमने ये सब पढ़ा तो हम लोग लास्ट में हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं यार कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जो आपकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री है कि कौन से लेयर पे, ठीक है, कौन से समय में, कौन से एरिया में, तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ और बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्या है, रिलेटेड है, को रिलेटेड है ना, आपस में रिलेटेड है। दिस लीड टू ग्रेजुअल एविडेंसेस इवोल्यूशन, दिस लीड टू, इस कोरिलेशन के वजह से क्या हुआ है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ correlates with biological history of earth, जिसके वजह से क्या हुआ, this has lead to, this led to ग्रेजुअल इवोल्यूशन। क्लियर है, क्लियर है यार, ठीक है। तो आज हम लोग यही सब, इतना था, है ना, आज का हमारा इतना था। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में क्या करने वाले हैं, और एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं, हमने कुछ एक थ्योरी पढ़ी जो डार्विन जी ने दी थी, उनका कंक्लूजन पढ़ा, फिर हमने देखा नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, फिर डार्विन ने पर्टिकुलरली कौन सी चीज़ पे काम किया था, फिर कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने दोबारा इसके बारे में बताया और उन्होंने सेम कंक्लूजन दिए। फिर हमने एविडेंसेस स्टार्ट करे, और एविडेंसेस यानी कि प्रूफ, क्योंकि कोर्ट को प्रूफ चाहिए, तो सबसे पहला प्रूफ हमने क्या पढ़ा, फॉसिल्स। इसके आगे की प्रूफ हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। यार इवोल्यूशन पढ़ लेना,
है ना, पढ़ना है, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा एवोल्यूशन को पढ़ने के लिए। और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानना पड़ रहा है बिना किसी ज्योतिषी के पास जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रिवाइज कर लीजिएगा। बाय बच्चों।